Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम। तो आपके जो UGC NET JRF एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 8 से, जो कि है आपका ICT। ये जो क्लास है ये आपकी महा मैराथन क्लास है। तो यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे महा मैराथन क्लास का पार्ट 1 यूनिट 8 ICT। Okay, so the first question here on your screen is NMEICT stands for। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि फुल फॉर्म्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फुल फॉर्म्स भी आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन पूछा है कि जो NMEICT है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT होती है, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT होता है, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT होता है, या फिर नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT होता है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ICT के जरिए जो राष्ट्रीय मिशन है किस पर, एजुकेशन पर, दैट इज टर्म्ड एज NMEICT। क्लियर है। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन, NMEICT का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ है आपका ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। आपको पता है कि हमारे जो ICT है इसमें, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी डिजिटल मीडिया है वहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस भी हैं जिनसे कि हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। तो वो आपकी कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए कुछ मीडियाज़ आपकी दी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ पर व्हाट्सएप दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर। ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं और आपसे पूछा है इनमें आप इंस्टेंट मैसेज किसके थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप से हम सभी फेमिलियर हैं, हम सब यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप पर भी क्या होता है, इंस्टेंट मैसेज करते हैं, तुरंत हमने मैसेज करा तुरंत आपका रिप्लाई आएगा। बट वो किस केस में आएगा, जब दोनों साइड से हम ऑनलाइन होंगे तब। अब ये नहीं कि सामने वाला पर्सन ऑनलाइन नहीं है, हमने मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन इसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दोनों पर्सन ऑनलाइन हैं तो हम जल्दी जल्दी जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी जैसे जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें थोड़ा सा लेट रिप्लाई आता है, बट व्हाट्सएप पर हमारा इंस्टेंट मैसेज आता है। तो इसलिए व्हाट्सएप जो है वो हमारा इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है। गूगल टॉक के थ्रू भी आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। गूगल टॉक जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर ही आपका एक फीचर आता है जिसमें आप माइक पर क्लिक करते हैं और फिर बोलकर जो है वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गूगल टॉक में आएगा और वाइबर। तो इन तीनों ही ऑप्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन तीनों को ही हम इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट कोड है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप है, गूगल टॉक है या वाइबर है। तो ये तीनों ही हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ A, B एंड C। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो एक जो बाइट होता है वो
किससे मिलके बना होता है? 4 बिट्स से मिलके बना होता है, 8 बिट्स से मिलके बना होता है, 16 बिट्स से मिलके बना होता है, या फिर 10 बिट्स से मिलके बना होता है? तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कितने बिट्स से मिलके बना होता है? तो ये बना होता है आपका 8 बिट्स से मिलके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक बात और आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो कितने एमबी होते हैं? 1024। कितने होते हैं? 1024 एमबी होते हैं आपके एक जीबी में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक बाइट जो है वो तो 8 बिट से मिलकर बना होता है, लेकिन एक जीबी कितने एमबी से मिलकर बना है? तो वो आपका 1024 एमबी से मिलके बना होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन को। कंप्यूटर में एक बाइट में आमतौर पर शामिल होते हैं 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 10 बिट्स। तो आपके 8 बिट्स यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए, माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया एंड मॉनिटर हो गया। तो ये जो चारों हैं, इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होती हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। डिवाइसेस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो देखिए, अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में आप क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं, तब आपको आउटपुट मिलता है। कीबोर्ड में आप टाइप कर रहे हो, है ना, तो कीबोर्ड जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये जो मॉनिटर है इसको आप इनपुट नहीं देते, आप इनपुट कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन वो आपका शो कहाँ हो रहा है? आउटपुट आपको कहाँ मिल रहा है? मॉनिटर पे मिल रहा है। तो ये जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है दैट इज टर्म्ड एज आउटपुट डिवाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, या फिर मॉनिटर नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मॉनिटर। Question number 5. So here question number 5 says that which of the following is an open source software? इनमें से कौन सा open source software है? MS Word है, Windows है, Mozilla Firefox है, या फिर Acrobat Reader है। तो यहाँ पर आपको ये जो 5 ऑप्शंस देखिए, MS Word में हम लोग क्या करते हैं? आपसे पूछा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या पूछा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। MS Word की अगर मैं बात करूँ तो MS Word में हम क्या करते हैं? टेक्स्ट टाइप करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये जो हम आपके लिए PDF फॉर्म लेकर आए हैं क्वेश्चंस की, तो ये PDF फॉर्म मैंने कहाँ पर बनाई है? ये मैंने आपके डॉक्स पर बनाई है, MS Word पे मैं बनाऊंगी। तो MS Word पे बेसिकली हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, PDF बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मटेरियल होता है, कंटेंट होता है उसका। विंडोज़ की अगर हम बात करें तो विंडोज़ आपको पता ही है कि आपके कंप्यूटर्स में अलग अलग विंडोज़ होती हैं। मॉजिला विंडोज़ जो है ये भी आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड भी आपका क्लोज सॉफ्टवेयर है, सोर्स सॉफ्टवेयर। एक्रोबेट रीडर का यूज़ कहाँ रहता है कि जो भी आपकी PDF फाइल्स होती हैं उन PDF फाइल्स को हम ओपन करते हैं एक्रोबेट रीडर में और रीड करते हैं। क्लियर? तो एक्रोबेट रीडर आपका PDF फाइल्स को रीड करने के लिए होता है। ये तीनों ही आपके क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, बट ये जो मॉजिला फायरफॉक्स है दैट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, खिड़कियाँ, मॉजिला फायरफॉक्स या फिर एक्रोबेट रीडर। सो हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मॉजिला फायरफॉक्स। Moving towards our next question, it is which of the following enables us to send the same letter to different person in MS Word? अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? सेम लेटर भेज सकते हो अलग अलग लोगों को MS Word में। मेल ज्वाइन के थ्रू, या फिर मेल कॉपी के थ्रू, मेल इंसर्ट के थ्रू, या फिर मेल मर्ज के थ्रू। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके कॉल की भी, आप
कॉल लगाते हो, ठीक है, कॉल जो होती है आपकी कॉलिंग जो होती है वो हमेशा आपकी 2 पर्सन्स के बीच में होती है। मान लीजिए मैंने कॉल किया, मैं पर्सन ए हूँ, मैंने पर्सन बी को कॉल किया, हम लोगों के बीच में बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपना एक और फ्रेंड ऐड करना है इस कॉल में, तो मेरी बात बी से हो रही थी, अब बी ने बोला कि सी को भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर हमने सी को भी ऐड किया, तो जब सी को ऐड करेंगे तो हम वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉल कॉन्फ्रेंस पे लेने के लिए, मर्ज कॉल। किसका ऑप्शन आता है? मर्ज कॉल का ऑप्शन आता है, तो तब जाके कॉल मर्ज होती है। तो बिल्कुल वहीं से आप इसको कनेक्ट करेंगे कि अगर हमें सेम लेटर डिफरेंट पर्सन्स को एमएस वर्ड में सेंड करना है तो हम यूज़ करेंगे मेल मर्ज का। यहाँ से हम मेल मर्ज करके हम क्या कर सकते हैं, सेम लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमें एमएस वर्ड में एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है? तो कौन बनाता है? आपका मेल मर्ज बनाता है। कनेक्ट कैसे करेंगे? जब जो भी आप कॉल करते हैं, जब आप उसमें किसी अदर पर्सन को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं तो आप कॉल को मर्ज करते हैं, ठीक है। सो आपका मर्ज कॉल होता है, यहाँ पर आपका मेल मर्ज हो गया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट द स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। The study, design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware refers to। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दी जिसमें हम कहेंगे कि जो हमारी स्टडी होती है, जो डिज़ाइन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, सपोर्ट होता है या मैनेजमेंट होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कह सकते हैं पर्टिकुलरली किसी भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर पर्टिकुलरली कोई भी आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और या फिर कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो हमारा किसको संदर्भित करता है? तो वो करता है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी। क्लियर? हिंदी में देखेंगे, कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रबंधन को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है? तो ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी को संदर्भित करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving towards our next question, that is question number 8, and this question says that if the binary equivalent of the decimal number 48 is, बहुत ध्यान रखना है, बाइनरी डिजिट से क्वेश्चन है आपका कि अगर बाइनरी इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर 48 का, क्या 1 1 एंड 4 टाइम्स 0, तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा डेसिमल नंबर 15 का वो क्या होगा? ठीक है, अगर 48 का 1 1 और 4 टाइम्स 0 है, तो अगर 51 है तो क्या होगा? तो देखिए 48 में 51 आ गया हमारा, यानी कि 48 2 एंड 3 नंबर्स हमारे इसमें प्लस हुए हैं। तो हम जब 3 नंबर्स यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0 एंड 1 1। वहाँ क्या था 1 एंड 4 टाइम्स 0 था, तो 48 था आपका, ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर हम 50 एंड 51 कर रहे हैं तो यहाँ हम 1 1 को ऐड कर देंगे। क्लियर? यदि दशमलव संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 1 1 4 टाइम्स 0 है, तो दशमलव संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य निम्न द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यह आपका दिया जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा, 1 1 0 0 एंड 1 1। Now, moving towards our next question, it is the process of copying files to a CD-ROM is known as। वो प्रोसेस जिससे कि आप
फाइल को कॉपी करते हो CD रोम में, उसको आप क्या कहते हो? उसको हम बर्निंग कहते हैं, जिपिंग कहते हैं, या फिर डिजिटाइजिंग कहते हैं, या फिर रिपिंग कहते हैं। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं फाइल्स को CD रोम में। तो अगर आप CD रोम में फाइल को कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है? बर्निंग। याद रखेंगे, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज बर्निंग। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे हिंदी में देखेंगे, फाइलों को CD रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये बर्निंग बोलिएगा, जलना इसका हिंदी मीनिंग यहाँ हो गया, बट इट इज बर्निंग। क्लियर? Now, question number 10. An unsolicited email message sent to many recipients at once is a. अब देखिए, एक अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज है जो कि बहुत सारे रेसिपिएंट्स को एक ही टाइम में भेजा जाता है। ऐसे मैसेजेस को क्या कहा जाता है? ऐसे मैसेजेस को हम वॉर्म कहते हैं, वायरस कहते हैं, या फिर स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर्म, वायरस, थ्रेट या फिर स्पैम। देखिए, एक अनसॉलिसिटेड मैसेज मीन्स जो हम नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो आपका साइबर क्राइम वाले होते हैं या फिर जो किसी भी तरह से हमको चीट करने चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना एक मैसेज, कोई भी एक मैसेज टाइप करते हैं, चाहे वो हमें लुभाने के लिए कोई एक मैसेज टाइप करते हैं और बहुत सारे रेसिपिएंट्स को भेज देते हैं। एक सिंगल क्लिक से सबके पास वो मैसेज पहुंच जाता है। उनको कोई ना कोई बकरा तो मिलेगा जो फंस जाएगा जाल में, तो वही है। तो उन मैसेज को हम ना तो वॉर्म कहते हैं, वायरस तो आपको पता है जो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है, वो अफेक्ट करता है आपको, लेकिन थ्रेट भी नहीं है। ये आपका कहलाता है स्पैम। क्या कहलाता है? स्पैम। आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास जो मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल भी आती है किसी भी फ्रॉड वाली, स्पैम करके आता है, उस पर आपका ट्रू कलर पे लिख के, और वो होता है आपका रेड इन कलर। कैसा होता है? रेड इन कलर होता है, जो आपको शो करता है कि यहाँ पर क्या है, आपको डेंजर है। ठीक है, तो ये मैसेजेस जो कि अनचाहे होते हैं और बहुत एक साथ काफ़ी सारे रेसिपिएंट्स को भेजे जाते हैं, तो उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया अनचाहा ईमेल संदेश को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। Now, question number 11 says that dash is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine. देखिए, रिम, रैम, रोम या फिर कैश मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैं यही ऑप्शन लिख ले रही हूँ, उसका भी कैश मेमोरी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, इनमें आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी एक तरह का टाइप ऑफ मेमोरी है, सर्किटरी मेमोरी है, जो कि क्या करती है, कंप्यूटर्स के स्टार्टअप रूटीन को पकड़ के रखती है। रिम, रैम, रोम या कैश मेमोरी। तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर का जो स्टार्टअप रूटीन होता है उसको होल्ड करती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे, एक प्रकार की मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को बनाए रखती है। तो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को कौन बना के रखता है? आपका रोम बना के रखता है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? Now moving towards our next question. Question number 12 says that an ASCII, याद रखेंगे, ASCII इज़ अ कैरेक्टर। ये जो ASCII है ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो क्या करती है, कैरेक्टर को इनकोड करती है। दैट इज़ एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स। इसको कौन एम्प्लॉय करता है? पर्सनल कंप्यूटर्स के द्वारा इसको एम्प्लॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर्स। क्या करता है ये? अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और हमारी कंट्रोल कीज़ को रिप्रेजेंट करता है दैट द कंप्यूटर यूज़र सिलेक्ट्स ऑन द कीबोर्ड। जिसको जो कंप्यूटर यूज़र है वो कीबोर्ड पर सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमसे बोला है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा है कि ASCII इज़ एन एक्रोनिम फॉर, मतलब ASCII की बेसिकली आपसे इसमें सिर्फ यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, लेकिन आपको यहाँ पर ASCII की पूरी डेफिनेशन भी दे दी गई है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी कनेक्ट करके करेक्ट आंसर जो है वो पता लगा सकते हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे कि ASCII क्या है। ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसको कि पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है। ये क्या करती है? ये वेरियस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और कंट्रोल कीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कि कंप्यूटर यूज़र सिलेक्ट करता है अपने
कीबोर्ड पे। तो ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन है, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन है, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी है, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 1, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम, यानी कि कैरेक्टर एनकोडिंग, कैरेक्टर हम मान लेते हैं इंफॉर्मेशन और इनकोड किया जा रहा है इसको, यानी क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे ASCII एक वर्ड एनकोडिंग योजना है जिसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर द्वारा विभिन्न वर्णों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर चुनता है। ASCII का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो क्या होगा, सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिकी मानक कोड। ना क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ना है और फिर करेक्ट आंसर्स हमें यहाँ पे चूज करने हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने कम्युनिकेशन वाला हमारा महामैराथन का क्लास देखा होगा तो वहाँ ये क्वेश्चन था, बिल्कुल कम्युनिकेशन में भी था, कि जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT होता है, इसको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसेट कंसिडर किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि जो राइट टू यूज होता है, ये अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, इसको हम कॉपीराइट कहते हैं। नहीं, कॉपीराइट में आपको फिर बता चुकी कि अगर किसी और का कंटेंट आप एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर देते हो विदाउट उसका रेफरेंस दिए, तो दैट इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इन स्टेटमेंट के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, नाइदर 1 नॉर 2। ओके ना, हिंदी में देखेंगे निम्नलिखित 2 कथन आपको पढ़ने हैं। तो पहला कथन है यहाँ पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का एक उपसमूह माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो ना ही तो स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है, तो ना तो 1 और ना ही 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। अब बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन देखना है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कंप्यूटर मेमोरी टाइप का, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कंप्यूटर की मेमोरी टाइप का जो कि आपकी हाईएस्ट से लोएस्ट स्पीड पे जाती है, मतलब पहले उनकी स्पीड हाई होती है फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज होती है, फिर मेन मेमोरी आती है, फिर आपका कैश मेमोरी आती है, फिर आपके CPU रजिस्टर्स आते हैं, या फिर सबसे पहले आपके CPU रजिस्टर्स आते हैं, फिर आपकी कैश मेमोरी आती है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज आती है, फिर मेन मेमोरी आती है। तो अगर हमारा ये कैसे जा रहा था, तो ये हाई स्पीड से लोएस्ट स्पीड में जा रहा था, ठीक है। फिर तो सबसे हाई स्पीड जो होती है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है CPU क्या है। CPU की अगर मैं बात करूँ तो CPU की जो फुल फॉर्म है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है वो आपकी CPU की होती है। तो सबसे पहले हमारे CPU रजिस्टर्स आएंगे, फिर जब दूसरे आएंगे दैट इज कैश मेमोरी। CPU से कम थोड़ा सा कैश मेमोरी की स्पीड होती है, कैश मेमोरी से थोड़ी कम मेन मेमोरी की स्पीड होती है, दैट इज मेन मेमोरी आपका रैम होता है। और फिर सबसे कम जो आपकी स्पीड होती है दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। जो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसकी, आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम कहते हैं देखो ये हमारा प्राइमरी मोटिव है, हमें ये तो करना ही करना है, बाकी ये चीज़ तो हमारी सेकेंडरी हो गई कि कुछ नहीं बचता तो यही करेंगे। तो वही यहाँ पर भी है कि इन सब की स्पीड हाई है लेकिन इस सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड लो है। अगर कोई नहीं है तो हम यहाँ पर भी कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले CPU रजिस्टर्स आएंगे, यहाँ इसको याद रखोगे आप कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यही सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। फिर कैश मेमोरी आती है, फिर आपकी मेन मेमोरी आती है जिसको हम रैम कहते हैं, एंड फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज आता है। निम्न में से कौन उच्चतम से निम्नतम गति तक कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो ये कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज।
Now moving towards our question number 15, and this question says that which of the following is a characteristic of Web 2.0 application? आपकी जो Web 2.0 एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको बताना है कि उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यहाँ पर बोली जा रही है कि मल्टीपल यूजर्स शेड्यूल देयर टाइम टू यूज वेब 2.0 एप्लीकेशंस वन बाय वन। अलग अलग यूजर्स जो होते हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं उनके टाइम को कि वो वेब 2.0 एप्लीकेशन को एक एक करके यूज कर लेंगे, या फिर वेब 2.0 एप्लीकेशंस का जो फोकस रहता है वो रहता है ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल्स की क्षमताओं के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें और इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर सकें। तो तीसरा है आपका वेब 2.0 एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को कंटेंट और फैसिलिटेट करते हैं यूजर्स को उसको बनाने में। या फिर वेब 2.0 एप्लीकेशन यूज ओनली स्टैटिक पेजेस। देखिए अगर हम वेब 2.0 एप्लीकेशन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि जो वेब 2.0 एप्लीकेशंस होती हैं ये फोकस करती हैं ऑन द एबिलिटीज़ पर, क्षमताओं पर फोकस करती हैं लोगों के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, कोलैबोरेट करें और इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर सकें। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 50 हिंदी में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब 2.0 एप्लीकेशन की विशेषता है। तो क्या है कि वेब 2.0 एप्लीकेशन लोगों के बीच सहयोग करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। Now question number 16, with regard to a word processing software। अगर हम बात करें word processing software तो with regard to a word processing software जो प्रोसेस होती है आपकी कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना पब्लिकेशन में टुगेदर विद, एक साथ, विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ किसी भी एक डेटा सोर्स में, ताकि क्या किया जा सके, एक मर्ज पब्लिकेशन बनाया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे। बहुत फिर से ध्यान रखना है कि हमें एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हमें बताना है कि जो प्रोसेस होती है कंबाइन करना, हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को पब्लिकेशन में कंबाइन करते हैं एक साथ अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के साथ में किसी भी एक डेटा सोर्स में, और फिर हम क्रिएट करते हैं एक पब्लिकेशन। तो वो आपकी क्या कहलाएगी। देखिए अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप MS वर्ड में क्या कर रहे थे, आप MS वर्ड में क्या कर रहे थे कि सेम लेटर को डिफरेंट पीपल्स तक पहुँचा रहे थे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पहुँचा रहे थे, आप मेल मर्ज के थ्रू पहुंचा रहे थे। यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। जब आप इन्फॉर्मेशन को मर्ज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक पब्लिकेशन बन जाएगी। आप अलग अलग जगह से आप सोर्स लेकर आ रहे हैं और उसको मर्ज करके एक सोर्स बना दे रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में किसी प्रकाशन में स्थिर जानकारी का डेटा स्रोत में परिवर्तनशील जानकारी के साथ मिलकर एक मर्ज किया गया प्रकाशन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पता है ये तो क्या है, आपका ईमेल है, ठीक है। डेटा सोर्सिंग नहीं, डेटा मेल मर्ज है हमें, क्योंकि मर्ज दिख रहा है आपको, मर्ज से मर्ज लगा दीजिए, कुछ जोड़ रहे हैं तो मर्ज कर रहे हैं। स्पैम मेल नहीं है। स्पैम मेल क्या था, जो क्या हो रहा था, एक अनचाहा मेल था जो कि एक ही समय में अलग अलग रेसिपिएंट्स को भेजा जा रहा था। क्लियर। सो आई होप आप हमने जो है 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी इसका मैराथन क्लास का हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे शाम को 6 बजे, जैसा कि आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे महा मैराथन क्लास के, या फिर हम कह सकते हैं आपके क्विक रिकैप सेशन के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड्स को भी डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने वो नहीं देखे तो वहाँ भी उनको भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहते हैं, या फिर आप क्विज चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, या फिर कंटेंट चाहते हैं। बेसिकली आपका क्या आपकी क्या डिमांड है वो हमें ज़रूर से बताएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ अगले पार्ट में, जहाँ पर हम महा मैराथन क्लास का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।